अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जो है वो ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जनरल बाजवा के इंटरव्यू का नया हिस्सा सामने आया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। शाहिद मितला साहब लिखते हैं कि मैंने सवाल किया, नवाज शरीफ को अदालत से आपने नाअहल करवाया था। जनरल बाजवा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट मेरे आर्मी चीफ बनने से पहले पीटीआई के दूसरे लॉन्ग मार्च के दौरान पनामा पेपर पर समाअत शुरू कर चुकी थी। फिर कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या समझते हैं, पाकिस्तान आर्मी को क्या समझते हैं, हम फौज हर चीज पर असरअंदाज नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज खुद भी तो बहुत कुछ कर रहे होते हैं, मैंने सुप्रीम कोर्ट तक रसाई नहीं की थी। जनरल फैज ने की हो तो कुछ नहीं कह सकता। मैंने पूछा जनरल फैज ये काम खुद से कर सकते थे। जनरल बाजवा कहते हैं कि जब आप किसी से 8 काम करवा रहे हो तो वो 10 कर ले तो आप इसे पूछ नहीं सकते। वैसे भी पूरी दुनिया जानती है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत से काम अपनी मर्जी से भी कर रही होती हैं। मैंने फिर सवाल किया, आपने नवाज शरीफ को नाअहल करवाया? जनरल बाजवा ने कहा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का अपना फैसला था। जब जजेस कहें तो आप क्या कर सकते हैं। जस्टिस खोसा का शरीफ फैमिली से जाती अनाज भी था। शहबाज शरीफ ने 90 की दहाई में जस्टिस खोसा की बहन को तलाक भी दी थी। मुझे नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया था तो मैं कैसे इनको नाअहल करवा सकता था। इसके अलावा भी नवाज शरीफ हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छे और बहुत डिसेंट थे। फौज का नवाज शरीफ की नाअहली में कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फौज के जुम्मे सबूत लाने का टास्क लगाया था, सबूत फौज ने मुहैया कर दिए। जनरल आसम मनीर के अरब ममालिक में अच्छे तलकात थे, मैंने उनको यूं ही भेजा और वो अकामा ले है। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि यहाँ पे बाजवा साहब झूठ बोल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अकामा जो है नवाज शरीफ ने 2013 के इलेक्शन में जाहिर किया था कि उनके पास दुबई का जो है वो अकामा था, तो वो दोबारा लाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास पहले पड़ा हुआ था। यहाँ पर ये मेरे ख्याल में, और कुछ सोर्स और जराए भी बता रहे हैं कि बाजवा साहब झूठ बोल रहे हैं। मैंने पूछा यूं ही नवाज शरीफ से यमन जंग में साथ ना देने की वजह से नाराज था, इसलिए उन्होंने नवाज शरीफ को अकामा दिया था। जनरल बाजवा कहते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अकामा मिल गया। जब अदालत में पनामा केस चल रहा था तो शाहिद खान अब्बासी मेरे पास आए, मुझे दामने को ले गए, वहां हम 3 घंटे बैठे रहे। उन्होंने कहा कि आप पनामा केस में नवाज शरीफ की मदद मरे करें। मैंने कहा इनकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने खुद काफी गलतियां की हैं। नवाज शरीफ ने पनामा में कई गलतियां की, उन्हें सिर्फ ये कहना चाहिए था कि फ्लैट मेरे वालिद ने खरीदे और बच्चों को दे दिए तो इन पर असासों के सबूत का बोझ ना आता, कतरी खत भी न लाना पड़ता। मुझे किसी दोस्त ने बहरहाल बताया था कि मियाँ शरीफ ने डाइवो से $5 मिलियन रिश्वत ली थी, $3 मिलियन के फ्लैट खरीदे, $2 मिलियन जहाद के लिए या किसी फलाही ट्रस्ट को दे दिए थे। मैंने इसको किसी शख्स को कहा था कि अच्छा मियाँ शरीफ नेकी का काम भी करते हैं। जनरल बाजवा ने हंसते हुए कहा। चौधरी निसार ने भी नवाज शरीफ को मना किया था कि जेआईटी के लिए सुप्रीम को खत ना दिखें। फिर चौधरी निसार आईएसआई और आईएमएफ के अफसरान जेआईटी में शामिल ना करने का भी कहा, लेकिन नवाज शरीफ ये बात भी नहीं माने। मैंने 4-5 बंदों को पैगाम दिया कि नवाज शरीफ को कहें कि जेआईटी फौज के अफसरों को शामिल करने की मुखालफत करें, लेकिन नवाज शरीफ ने बहुत पुरइत्माद थे, वो नहीं माने। नवाज शरीफ को यकीन था कि इनके पास दस्तीबाजात पूरी हैं, ये अपनी ईमानदारी पर फौज का ठप्पा भी लगवाना चाहते थे। लेकिन मसला ये था कि अगर नवाज शरीफ बरी हो जाते तो सारा मलबा फौज पर गिरता था। यहाँ पर ये पॉइंट बड़ा कि नवाज शरीफ को यकीन था कि इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, ये अपनी ईमानदारी पर फौज का भी ठप्पा लगवाना चाहते हैं। नवाज शरीफ चाहता कि हाँ ठीक है, आ जाए, फौज भी इंक्वायरी कर ले। जो फौज हमेशा मुझे एक टारगेट करती है, या फौज हमेशा जो जब दिल चाहे जिसको मर्जी तो वो भी आ जाए, वो भी दरमियान में बैठ जाए, ताकि उनको भी पता लग जाए कि मेरे पास डॉक्यूमेंट मुकम्मल है। लेकिन हमने ये सोचा, फौज ने सोचा कि अगर नवाज शरीफ बरी हो जाते हैं तो फिर सारा मलबा जो है वो फौज पर पड़ जाएगा, कि फौज चाह कर भी नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ ना ढूंढ सकी। तो ये भी एक वजह थी नवाज शरीफ को घर भेजने की। सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी बनाने का फैसला किया तो मैंने डीजीआईएस को बुलाया और कहा हम इस मामले से निकलना है। उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम कैसे निकल सकते हैं। मैंने अपने बेटे बैरिस्टर साद से सुप्रीम कोर्ट के नाम खत भी लिखवाया। साद बाजवा अंग्रेजी अच्छी लिखते हैं। मैंने खत लिखकर माजरत करने का मामला कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में रखा तो उन्होंने कहा कि हम मातहत अदारा हैं, खत नहीं लिख सकते, चुनाचा खत नहीं भेजा गया। मैंने पूछा फिर नाअहली कैसे हुई, सुप्रीम कोर्ट में इंसाफी जज हैं क्या? उन्होंने जवाब दिया कि हम भी तो इंसाफी थे। इस पर उन्होंने बुलंद कहकर लगाया हम जनरल्स भी पहले इंसाफी थे। ये बड़ा पॉइंट जो है वो कहने वाला कि हम जनरल्स भी पहले इंसाफी थे जो इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार थे। हम समझते थे कि नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, बेहतरी लाएंगे, लेकिन हम गलत साबित हुए। बहरहाल 3 वजूहात की बिना पर मुझ पर नून लीग के दौर में दबाव था। नून लीग की हुकूमत आई तो इसने मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा दिया। फिर पनामा पेपर आ गया, मीडिया में हर तरफ वज़ीर आज़म चोर है की गर्दान होना शुरू हो गई। फिर डॉन लीग्स का ट्वीट वापस लेने की वजह से भी फौज के अंदर से दबाव था।
डॉन लीक्स का ट्वीट वापस लेने पर मरियम नवाज जो मीडिया सेल ने फौज की बैंड बजाई। 71 के बाद फौज की दूसरी पसपाई हुई थी। यहाँ पे दो बातें मानी कि 71 की फौज में भी पसपा हुई थी और मरियम नवाज ने भी इनको पसपा किया था। इन वजूहात की बिना पर नवाज शरीफ की ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। इस दौरान सलमान शहबाज आए, सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल में मदद की अपील की तो मैंने कहा पहले अपनी बाजी को तो संभालें, जिसने ट्वीट पर ऐसी की तैसी कर दी है। जनरल बाजवा से पूछा शाहिदा खान अब्बासी नून लीग छोड़ देंगे? वो कहते हैं शाहिदा खान अब्बासी नून लीग नहीं छोड़ेंगे। वो बहुत काबिल आदमी है, बतौर वजीर आजम उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किए हैं। वो मईशियत को भी अच्छी तरह समझते हैं। डॉन लीग्स पर सवाल किया तो कहते हैं कि जब मैं आर्मी चीफ बना तो इसके बाद वजीर आजम से मिलने वजीर आजम हाउस गया तो इन दिनों डॉन लीग्स पर बहुत चर्चा था। नून लीग ने इक़्तिदार में आकर सबसे बड़ी गलती जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगाकर की थी। सियासी जमातों को एक बात समझ नहीं आती कि आर्मी चीफ की बहुत अहमियत होती है और फौज अपने साबिक आर्मी चीफ पर कभी समझौता नहीं करती। जब जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा तो फौज नवाज शरीफ के खिलाफ होगी और फिर फौज ने मुशर्रफ को भी बचा लिया। मुशर्रफ कभी अदालत के रास्ते से गायब होते तो कभी कहीं किसी और अस्पताल पहुंच जाते। यहाँ पर शायद अपने लिए भी फौज को कह रहे हैं कि वादा घाटा आया तो मुझे भी संभाल लेना, क्योंकि मैं भी तुम्हारा आर्मी चीफ रहा हूँ। जनरल बाजवा ने मुझसे सवाल किया कि आपको मालूम है डॉन लीक्स क्या थी? मैंने कहा जी हाँ, डॉन लीक्स इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की स्टोरी मैंने एआरवाई न्यूज पर ब्रेक की थी और मेरे कैरियर की सबसे बड़ी स्टोरी में से एक है। फिर मैंने कहा कि ये जो सेरिल अल्मेडा 6 अक्टूबर को 2016 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से खबर दी थी कि शहबाज शरीफ ने डीजी आईएसआई रिजवान अख्तर से कहा कि हम जो भी कालदम तंजीमों के दहशतगर्द पकड़ते हैं इनको आईएसआई छुड़ा लेती है। फिर आजाद चौधरी ने कहा था कि दुनिया हमें दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने का कह रही है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें मुकम्मल सफारती तनहाई भुगतनी पड़ेगी। जनरल बाजवा ने कहा कि आजाद चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, यही हमने फैटफ में भुगता। अब मेरी साइड की स्टोरी नहीं, मेरी साइड की स्टोरी सुने। जब मैं आर्मी चीफ बना तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए गया तो चौधरी निसार कहने लगे हमें डॉन लीक्स को मुंतकी इंतहाम तक पहुंचाना है, मतलब इंक्वायरी को मुकम्मल खत्म करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ अरसे बाद चौधरी निसार के हल्के में कोई तकरीब थी, मैं भी गया। चौधरी निसार ने फिर वही बात की, हमें डॉन लीक्स इंक्वायरी को खत्म करना है। इसके बाद DGISI नवीद मुख्तार को अपने पास बुलाया, पूछा डॉन लीक्स इंक्वायरी का क्या बना, कुछ मिला? जनरल नवीद मुख्तार कहने लगे कुछ सबूत मिले हैं, सरल अमेडा से 70 मिनट परवेज रशीद की फोन पर बात हुई है, लेकिन ये नहीं पता क्या बातचीत हुई है। इंक्वायरी कमेटी ने सरल अमेडा, अजहर अब्बास, राव तहसीन, तारक फातमी और परवेज रशीद को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल डॉन लीग्स में कुछ भी नहीं था, लेकिन जहां भी जाता तो जूनियर अफसर सवाल करते थे कि इसके बाद मैंने चौधरी निसार और इसाक डार से बात की कि सहाफियों का केस CPN को भेज देते हैं, क्योंकि मैं भिड़ों के छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहता। बाकियों के खिलाफ इंतकामी एक्शन लेने का फैसला हुआ। फिर नवाज शरीफ के पास चला गया, उन्हें कायल करने की कोशिश की। वो परवेज रशीद पर नहीं मान रहे थे, फिर मान गए और फैसला हुआ कि परवेज रशीद और तारक फातमी को ओहदों से हटा दिया जाएगा। सहाफियों का केस CPNA को भेजा गया, बाकियों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। इसके एक दिन बाद मैं लाहौर चला गया तो वहां पर ARY में अचानक डॉन लीक्स का नोटिफिकेशन चलना शुरू हो गया। ARY न्यूज ने कहना शुरू कर दिया कि देखें, हुकूमत ने शरीक मुलजमान को सजा नहीं दी, हुकूमत ने अधूरा नोटिफिकेशन जारी किया है। मीडिया ने फौज पर शदीद दबाव डाला। मैंने इस वक्त जनरल आसिफ गफूर को फोन किया और अंग्रेजी में हुकूमत को बुरा भला कहा, इनसे कहो कि पूरा नोटिफिकेशन इशू करें। जनरल आसिफ गफूर ने अपने ही तौर पर नोटिफिकेशन रिजेक्टेड का ट्वीट जारी कर दिया। इस दिन मुझे फाटा जाना था, मैं चला गया। इसके फौरन बाद मुझे फोन आ गया, वज़ीर ने मिलना है। वज़ीर पहुंचा तो नवाज शरीफ ने मेरा बाहर आकर इस्तकबाल किया। मेरा ख्याल था कि वो गुस्से में होंगे, कुछ ना कुछ नागवारी का इजहार करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मुलाकात के इख्तिताम पर इतना कहा कि जनरल साहब गुस्से में फैसले ना करें। मेरे दिल में ख्याल आया कि कुछ गलत हो गया है। 2 दिन बाद वज़ीर ने चीन जाना था। अब जनरल्स और सियासी लीडर मेरे पास आना शुरू हो गए, ट्वीट वापस मत लें। कभी फौज ने कोई चीज वापस नहीं ली। इस दौरान ख्वाजा आसफ भी मेरे पास आए, दीगर मुस्लिम लीगियों ने भी आकर कहा कि ट्वीट वापस ना लें। अब यहाँ पे ये पॉइंट देखें कि ख्वाजा आसफ जो कि डेफिनेट नून लीग के ग्रुप के हैं, मियाँ साहब के बहुत नजदीक हैं, कल भी और आज भी, वो भी कह रहे हैं कि ट्वीट वापस ना लें। और दीगर मुस्लिम लीगी कौन थे, ये भी एक सवाल है। लेकिन मैं मुल्क के वज़ीर आज़म को कमतर हैसियत में चीन नहीं भेज सकता था। ऐसे वज़ीर आज़म की चीन में क्या हैसियत होती जिसके इख्तियार में इसकी अपनी फौज भी नहीं थी, इसलिए ट्वीट वापस ले लिया। कहते हैं जनरल नवीद मुख्तार शरीफ आदमी थे, कुछ ज्यादा बाख्तियार भी नहीं थे। जनरल फैज सारे काम करते थे। मैंने कहा इसकी वजह आप थे, आपकी तरफ से जनरल फैज को एहतियात और ताकत दी गई थी। जनरल बाजवा, हाँ ये बात भी है, वैसे भी हम पर इमरान खान को लाने का भूत सवार था। कहते हैं कि डॉन लीक्स का इशू जनरल रहील शरीफ ने एक्सटेंशन लेने के लिए बनाया था, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। नवाज शरीफ से जब डॉन लीक्स पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि जनरल रहील और जनरल रिजवान अख्तर जब मुलाकात के लिए आते तो जनरल रहील शरीफ की एक्सटेंशन की बात करते थे। जनरल
जनरल रहील शरीफ के सामने नवाज शरीफ को कहते कि जनरल रहील को 3 साल की एक्सटेंशन दे दें, लेकिन रहील शरीफ के बाद वो नवाज शरीफ कहते सर सिर्फ 1 साल की एक्सटेंशन दे, क्योंकि 1 साल की एक्सटेंशन के बाद जनरल रिजवान अख्तर का अपना नंबर आना था। आपने जनरल रिजवान और आसिम बाजवा को माफ कैसे कर दिया? जनरल बाजवा कहते हैं कि मेरे सामने कोई भी आ जाए तो मैं इसे माफ कर देता था। मैं जनरल रिजवान को आईएसआई से हटाकर कमान देना चाहता था, लेकिन मुझे रिपोर्ट मिली कि वो सियासत में मुसलसल मुदाखलत कर रहे हैं। 2-4 इनकी हरकतें रिपोर्ट हुई, कुछ इनकी करप्शन के भी मामला थे तो उन्हें फारग कर दिया गया। आसिम बाजवा ने माफी मांग ली तो उन्हें माफ कर दिया, उन्हें सदरन कमांड दे दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अक्सर कहते थे आप लोगों को माफ कर देते हैं, मैं किसी को माफी ना दूं। जनरल जनरल बाजवा कहते हैं कि जनरल आसिम बाजवा ने जनरल रहील शरीफ को हीरो बनाने की डगर पर डाल दिया था। इनका कहना था कि मैं आपको हीरो बनाता हूं, आप करप्शन के खिलाफ नारा लगाएं, क्योंकि ज़रबे अज़ब में एक गोली भी नहीं चली थी। फिर जनरल रहील शरीफ ने करप्शन के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी। पनामा आने के बाद कैंपेन की वजह से भी मुझ पर दबाव था। यहाँ पे ज़रबे अज़म जो है उसको भी ज़ीरो कर रहे हैं कि ज़रबे अज़म जो है वो भी कोई फ़ौज का बहुत बड़ा कारनामा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गोली नहीं चली। अपने ही अदारे के बारे में ये जो बाजवा साहब हैं वो कह रहे हैं। पनामा के ट्रायल के दौरान मैंने शुजात अजीम चौधरी मुनीर को पैगाम देकर नवाज शरीफ की तरफ भेजा, वो इस्तीफा दे दें, नाहल होने से बच जाएंगे। 1 आध साल के बाद इलेक्शन है, दोबारा भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। मेरी तरफ से ये बहुत मुखलसाना तजवीज़ थी, क्योंकि मुझे नून लीग के हमदर्दों की जानब से बार-बार अप्रोच किया जा रहा था। शुजात अजीम चौधरी मुनीर ने फवाद को बताया कि फवाद हसन ने नवाज शरीफ को इस्तीफा देने पर कायल कर लिया था। नवाज शरीफ इस्तीफा देने पर रजामंद हो गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर मरियम नवाज ने उन्हें मना कर दिया। ये मुझे बताया गया कि इंसान के लिए कल की लड़ाई के लिए आज जिंदा रहना जरूरी है, जीतने के लिए एक कदम पीछे हटना भी है। नवाज शरीफ ने नहीं किया। शुजात अजीम मेरे ससुर के दोस्त थे और चौधरी मुनीर भी मेरे ससुर के दोस्त बन गए। इस तरह दोनों से मेरा ताल्लुक बन गया। नवाज शरीफ पिछले 4-5 सालों से कभी फोन पर बात नहीं हुई मियाँ साहब से। सिर्फ कुलसूम नवाज के इंतकाल पर मैंने इनसे फोन पर ताज़ियत की थी। सवाल मैंने पूछा मरियम नवाज को आपने रहा कराया? उन्होंने जवाब दिया नहीं, मरियम नवाज के खिलाफ भी केस बहुत कमजोर थे। मरियम नवाज से आखिरी मुलाकात वजीर आजम हाउस के अशाया में हुई है, तब कुलसूम नवाज जिंदा थी। इसके बाद कभी मरियम नवाज से मुलाकात नहीं हुई। ये जी तीसरा हिस्सा था, और आप बेफिक्र रहें, इसका चौथा, पांचवा और छठा हिस्सा भी आएगा। इस पर मुझे लगता है मेतला साहब जो है ना एक किताब लिखेंगे तो फिर ही बात बनेगी, क्योंकि ज़ाहिर है 6 घंटे की मुलाकात है, कम से कम 6 कालम और एक किताब तो बनती है। बाजवा साहब मेरे ख्याल में यहाँ पर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के चक्कर में बहुत सारे इल्जामात हैं जो अपने अदारे और अपने पर लगा रहे हैं। यहाँ पे बाजवा साहब से कोई भूल हो रही है, या बाजवा साहब का क्या प्लान है, ये अल्लाह बेहतर जानता है या बाजवा साहब जानते हैं। मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। मत भूलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जो है उसको क्लिक करना, ताकि जब भी अभी लोग अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें अपना। खुदा हाफिज़।